Hi everyone, this is me Krishna. Welcome back to my YouTube channel. So today we'll learn about cognitive process. So what is cognitive? So I will tell you in simple words. जो जैसे हम सोचते हैं, कुछ हम डिसीजन लेते हैं, उसको हम cognitive process बोलते हैं. ठीक है. तो जो cognition जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड से आया है cognosco, जिसका मतलब होता है to recognize. A cognitive process refers to the process of thinking involved in obtaining and storing knowledge. तो कोई भी चीज़ है उसको हम सोचते हैं और हमारे दिमाग में उसको हम बिठाते हैं, उसको हम cognitive process बोलते हैं. ठीक है. और उसमें आएगा कि जो हम अटेंशन, कोई भी चीज़ है उस पर हम अटेंशन, कोई भी बोल रहा है, जैसे मैं बोल रही हूँ और आप ध्यान से सुन रहे हो और अटेंशन दे रहे हो, तो वो अटेंशन फिर फॉर्मेशन ऑफ नॉलेज, जजमेंट, इवेल्यूशन, रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग. दीज आर द प्रोसेस ऑफ कॉग्निटिव प्रोसेस. ओके. फिर आगे कॉग्निटिव प्रोसेस आर एनालाइज फ्रॉम डिफरेंट साइंसेज इंक्लूडिंग सोशियोलॉजी, लिंग्विस्टिक, न्यूरोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी एंड फिलोसॉफी. ये सब आएगा. एंड द कॉग्निटिव प्रोसेसेस कैन बी हैपन नेचुरली एंड आर्टिफिशियली, कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली. तो जो ये कॉग्निटिव प्रोसेस है वो कभी कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली होती है. तो हमारे दिमाग में यहाँ पे दो दिमाग होते हैं, एक बड़ा और एक छोटा. तो उसमें क्या होता है कि जो दिन भर जो काम करता है वो हमारा जो कॉन्शियस माइंड है वो काम करता है, और रात में जब हम कुछ भी हमारे दिन के बारे में, और जब हम सोते हैं और हमें सपने आते हैं, वो हमारा जो अनकॉन्शियस माइंड होता है उसमें आते हैं. ठीक है. तो उसमें ऐसा होता है कि कोई भी जो हमारे सप्रेस जो इमोशंस है, कुछ भी चीज़ें हैं, और हमारे साथ जो पास में जो सारी चीज़ें बनी है वो अनकॉन्शियस माइंड में अंदर छिपी हुई होती है. तो तभी तो हम ऐसे बोलते हैं कि हमारी जो नेगेटिव कोई भी मेमोरी है उसको हमें याद नहीं करना है, भूल जाना है. बट जो हमारा अनकॉन्शियस माइंड है वो उसको रिस्टोर करके रखता है. तो फिर हम जब रात में सोते हैं तो वो अनकॉन्शियस माइंड है उसमें सारे थॉट्स आ जाते हैं, और इसलिए हमें सपने भी आते हैं. ठीक है. तो वो कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस दोनों चीज़ से होता है. फिर इन द 60s द न्यू साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव इमर्ज दैट लीड टू द कॉग्निटिव रिवोल्यूशन एंड स्टडी ऑफ कॉग्निटिव प्रोसेसेस. दे आर नाउ इवन अप्लाइड नॉट ओनली टू एक्सप्लेन डिसऑर्डर्स बट एरियाज सच एज मार्केटिंग एंड सेल्स. तो पहले ऐसा था कि जिनको डिसऑर्डर यानी जो मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम है उसमें ही जो कॉग्निटिव माइंड है और साइकोलॉजी है उसका यूज़ होता है. बट अभी के टाइम पे ऐसा नहीं है. जो कोई भी स्कूल है वहाँ पे, फिर कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे एक काउंसलर और साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि स्ट्रेस ऐसी चीज़ है जो साइकोलॉजिस्ट और जो काउंसलर होता है, काउंसलर वही हमें उसमें से हमें बाहर निकलवा सकते हैं. इसलिए मार्केटिंग एंड सेल्स में भी ये होता है. फिर टाइप्स ऑफ कॉग्निटिव प्रोसेसेस. तो उसमें बेसिक कॉग्निटिव प्रोसेस उसमें आएगा सेंसेशन एंड परसेप्शन. सेंसेशन क्या होता है कि कुछ भी अभी मुझे यहाँ ऐसे कुछ भी मुझे ऐसे लगा तो मेरे दिमाग को पता चलेगा कि यहाँ मुझे ऐसे कुछ लगा है, तो वो सेंसेशन बोलते हैं. ठीक है. फिर परसेप्शन क्या होता है कि पहले से ही हम कुछ सोच लेते हैं और कुछ प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि ये चीज़ ऐसे होती है और ये चीज़ ऐसे होती है, तो उसको परसेप्शन बोलते हैं. फिर अटेंशन. तो कोई चीज़ है उस पर हम अटेंशन दे रहे, सोच रहे, और कुछ चीज़ें हम ज़्यादा ऐसे दिमाग लगा के सोचते हैं, और कोई बोल रहा तो उसको हम ध्यान से सुनते हैं, उसको अटेंशन बोलते हैं. फिर मेमोरी. तो मेमोरी में क्या आएगा कि हम जो चीज़ें जो भी हम याद करते हैं और जो हमारी अच्छी बुरी मेमोरी होती है वो हमारे माइंड में स्टोर हो जाती है. तो क्या होता है कि हमारा जो दिमाग है वो उसको स्टोर करके रखता है. तो हमारे जो पास्ट एक्सपीरियंस और अभी के जो एक्सपीरियंस है उनको सबको स्टोर करके हमारी मेमोरी है वो हमारे दिमाग में सारी रहती है. ठीक है. फिर हाई कॉम्प्लेक्स कॉग्निटिव. तो उसमें इंटेलिजेंट एंड थॉट आएगा एंड लैंग्वेज भी आएगी. तो इंटेलिजेंस क्या होता है कि वो जो हमारी बुद्धि है, जैसे कुछ भी तर्क करने के लिए और कुछ सोचने के लिए हम जैसे हमारा दिमाग चलाते हैं उसको इंटेलिजेंट बोलते हैं.
और जो होवर्ड गार्डनर ने जो इंटेलिजेंस के 8 टाइप्स दिए वो हम आगे पढ़ेंगे कि ऐसा होता है कि कोई भी एक इंसान है उसमें मल्टीपल इंटेलिजेंस भी हो सकता है और एक इंटेलिजेंस भी हो सकता है, वो हमें खुद को पहचानना पड़ता है। जैसे कोई अच्छा गा सकता है, कोई अच्छा खेल सकता है, किसी को अच्छा ड्राइंग आता है, कोई अच्छे से कुछ भी प्रिडिक्ट करता है, कोई एस्ट्रोलॉजी जो प्रिडिक्ट करना है वो कर सकता है। तो वो सारी जो चीज़ें हैं वो फिर कोई अच्छे से लिख सकता है और कम्युनिकेट कर सकते हैं, तो वो टीचर्स होते हैं वो ही कर सकते हैं। फिर जो वकील्स होते हैं, फिर एक्टर्स होते हैं, वो उनको एक्टिंग आती है। तो ये सारी जो होवर्ड गार्डनर ने इंटेलिजेंस के जो टाइप्स दिए उसमें हम आगे पढ़ेंगे। बट ये इंटेलिजेंस है। फिर थॉट, जो हम सोचते हैं तो फिर हम उसमें क्या होता है कि जैसे हम अभी सोच रहे हैं तो सबकी सोचने की जो क्षमता होती है वो अलग अलग होती है। जैसे मैं अभी कुछ भी सोच रही हूँ तो मेरा कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू है उस पर मुझे जल्दी ये समझ में आ जाता है। बट जब मेरी मैथ्स और रीजनिंग की बात आए तो वहाँ पे मुझे बहुत सोच समझ के और उसमें बहुत मैं टाइम कंज्यूम करती हूँ, क्योंकि वो मेरा इंटरेस्ट का एरिया नहीं। बट जो लैंग्वेज का जो पार्ट है और थियोरी और हिस्ट्री ऐसा कुछ आ जाए और कम्युनिकेशन, एंटरटेनमेंट का, फिर थिएटर ऐसा कुछ भी आ जाए तो मेरा दिमाग वहाँ पे बहुत चलता है। बट जैसे रीजनिंग और मैथ्स की बात आ जाए तो मुझे बहुत सोच के वो समझना पड़ता है। तो वो थिंकिंग ऐसा होता है कि जहाँ पे हमारा जैसे इंटरेस्ट है वैसे हमें वो चीज़ें ज़्यादा समझ में आती है। फिर लैंग्वेज, तो लैंग्वेज क्या है कि उससे हम कम्युनिकेशन करते हैं। और जो कम्युनिकेशन होता है वो कैसे होता है कि कुछ भी हमें सोचना है और मैं अभी सोच रही हूँ और मुझे अभी पढ़ाना है, तो मैं क्या कर रही हूँ, पहले मैं खुद समझ रही हूँ और लैंग्वेज के थ्रू मैं आपको समझा रही हूँ। तो लैंग्वेज इज़ अ फर्स्ट थिंग कि वो एक कम्युनिकेशन का एक पहलू है कि कम्युनिकेशन विदाउट लैंग्वेज वी कांट कम्युनिकेट, राइट। तो देर इज़ वन लैंग्वेज to communicate with anyone. So language is very important part. Language development is process which continues throughout our life. The communicative skills of each person vary significantly and can be improved by practice. तो कोई भी जो लैंग्वेज है, आपको कोई भी लैंग्वेज सीखनी है तो वो प्रैक्टिस से ही आता है। तो जैसे मेरी फर्स्ट लैंग्वेज गुजराती है, तो फिर मुझे इंग्लिश सीखनी हो, उर्दू सीखनी हो और फ्रेंच सीखनी हो, तो वो कैसे मुझे आएगी कि उसकी मैं प्रैक्टिस करूँ और उसके एनवायरनमेंट में ही मैं रहूँ। तो हिंदी हमारी सेकंड लैंग्वेज है, तो हिंदी हमें क्यों आ गई सबको इतनी इजीली और इसकी प्रैक्टिस नहीं की, क्योंकि पूरे दिन हम टीवी, मोबाइल पे, फिर आगे जो सिटीज़ में रहते हैं, मैं अभी अहमदाबाद में रहती हूँ, तो यहाँ पे ज़्यादातर लोग हैं वो हिंदी में भी बात करते हैं, तो इसलिए हिंदी ज़्यादा मुझे समझ में और बोलने में आ गई। फिर इंग्लिश में इतना डिफ़िकल्ट क्यों लगता है, क्योंकि हम ऐसे एनवायरनमेंट में रहते नहीं हैं और बोलने की प्रैक्टिस नहीं करते, इसलिए हमें ज़्यादा ऐसे हार्ड लगता है कि इंग्लिश इज़ वेरी टफ लैंग्वेज। बट कोई भी लैंग्वेज है वो टफ नहीं होती। वी हैव टू कम्युनिकेट इन दैट लैंग्वेज। जिस लैंग्वेज में हमें बात करनी है और जो सीखना है उसमें ही हमें कम्युनिकेट करना है। एंड वी हैव टू सराउंड आवर सेल्फ टू दैट लैंग्वेज एंड वी हैव टू प्रैक्टिस विथ आवर फ्रेंड्स, पेरेंट्स, विथ एनीवन। ठीक है, फिर आगे मैं आपको समझाती हूँ कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो क्या है। उसमें आएगी इंटेलेक्ट, मेंटल कैपेबिलिटी, इमेजिनेशन, थिंकिंग, इमोशन एंड अदर मेंटल प्रोसेसेस है वो सारी आएगी। फिर एरियाज ऑफ इंटेलेक्चुअल कॉग्निटिव डेवलपमेंट, उसमें आएगा ब्रॉडली इंटरप्रिटेड। फिर इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट इंक्लूड सेंसरी इम्पल्सन और सेंसेशन। ठीक है, द इंटरप्रिटेशन ऑफ सेंसेशन ऑफ परसेप्शन इंक्लूड द पावर टू बिल्ड अपॉन परसेप्शन मटीरियल नॉट प्रेजेंट टू द सेंसेस। एंड लास्टली द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट इज़ रीजनिंग। तो रीजनिंग ऐसा होता है कि उसमें हमें तर्क लगाना पड़ता है और ज़्यादा सोचना पड़ता है। दैट हेल्प्स इन फॉर्मुलेटिंग जनरलाइजेशन फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड डीलिंग विथ एब्स्ट्रैक्शंस। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आएगी कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। तो इसमें हमने पहले देखा अटेंशन, सेंसरी एंड परसेप्शन, फिर मेमोरी, इंटेलेक्चुअल थॉट, ये सारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट में हमने चीज़ें देखी। फिर ये लास्ट जो पियाजे का
पियाजे का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थियरी है उसको हमें पर्टिकुलरली याद करना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि नेट में ऐसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाते हैं कि ये जो सेंसरी मोटर स्टेज है वो कौन से ईयर में आता है, तो उसका ईयर हमें याद रखना है और उसमें बच्चे जो चाइल्ड है वो कैसे बिहेव करता है उसके थोड़े जो कैरेक्टरिस्टिक है वो हमें याद करने हैं। और ये थियरी काफ़ी इजी है, तो हमें ऐसे वो रोट मेमोराइजेशन होता है रट्टा लगा के, वैसे नहीं करना है, खाली याद कर लेना है तो हो जाएगा। तो मैं आपको समझाती हूँ ये जीन पियाजे की जो कॉग्निटिव थियरी है। तो जीन पियाजे वॉज अ स्विस डेवलपमेंट साइकोलॉजिस्ट हु स्टडीड चिल्ड्रन इन अर्ली 20th सेंचुरी। इसलिए उन्होंने ये चिल्ड्रन की जो थियरी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थियरी इसलिए उन्होंने दी, क्योंकि उन्होंने चिल्ड्रन जो साइकोलॉजी है वो पढ़ी इसलिए। फिर his theory of intellectual or cognitive development was published in 1936, which is still in use some branches of education and psychology। तो 1936 में उन्होंने जो थियरीज और बातें की थी चिल्ड्रन के ऊपर, तो आज भी वो रिलेवेंट है और एजुकेशन एंड साइकोलॉजी में आज भी पियाजे की जो थियरी है उसको यूज़ किया जाता है। तो उसमें स्टेज कितने हैं, 4 स्टेज है, तो वो हमने याद रखने। जो फर्स्ट स्टेज है सेंसरी स्टेज, तो उसमें इन्फेंसी यानी पेट में जब माँ के पेट में जब बच्चा होता है तब से 2 ईयर की जो एज होती है तब तक, तो सेंसरी स्टेज जो है वो 0 से हम शुरू करेंगे। 0 यानी माँ के पेट में जब होते हैं बच्चे तब से 2 ईयर की एज तक। फिर प्री ऑपरेशनल स्टेज उसमें 2 ईयर से 6 to 7 ईयर तक। एंड फिर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज है वहाँ पे 7 to 11 ईयर्स। तो ये मैं ईयर इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि जो सेंसरी मोटर का स्टेज है वो कौन से ईयर में आता है, तो हमें देखना है कि 0 से 2 ईयर। फिर प्री ऑपरेशनल स्टेज है 2 ईयर से 6 to 7 ईयर्स। फिर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज है वो 7 to 11 ईयर्स और फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज है वो 11 to 12 ईयर्स। ठीक है, तो उसमें सेंसरी मोटर है, उसमें क्या है कि वो जो बच्चा जब बाहर आ जाता है तो वो सेंस कर जाने लग जाए कि आजू बाजू वो देखता है, फिर वो महसूस कर जाने लगता है कि ये सब चीज़ें क्या है। फिर वो अपनी माँ का ऐसे हाथ पकड़े तो उसको ऐसे फील होता है कि ओके आई फील सेफ हियर ओनली। फिर कोई बच्चे को जब एकदम छोटा होता है तो उसकी माँ से अलग कर दो तो वो रोने लग जाता है, क्योंकि उनको ऐसे पता नहीं होता कि ये मेरे पापा है, फिर ये मेरे रिलेटिव्स है, सिस्टर है, कजिन्स है, बट उसको वो बाद में रियलाइज़ होता है, बट पहले वो अपनी माँ के पास ही सेफ फील करता है। तो उसमें क्या आएगा कि इंटेलिजेंस इज डेमोन्स्ट्रेटेड थ्रू द मोटर एक्टिविटी विदाउट द यूज ऑफ सिम्बल्स। नॉलेज ऑफ द वर्ड इज लिमिटेड बट डेवलपिंग बिकॉज इट बेस्ड ऑन फिजिकल इंटरेक्शन एंड एक्सपीरियंस। तो जो फिजिकल जो एक्सपीरियंस होता है और जो इंटरेक्शन होता है उससे ही बच्चे सब सीखते हैं। ठीक है, फिर उसमें होता है कि चिल्ड्रन अक्वायर ऑब्जेक्ट परमानेंस एट अबाउट 7 months एज मेमरी एंड फिजिकल डेवलपमेंट अलाउज द चाइल्ड टू बिगिन द डेवलपिंग नॉन इंटेलेक्चुअल एबिलिटी एंड सम सिम्बलिक मीन्स यानी लैंग्वेज एबिलिटी आर डेवलप एट द एंड दिस स्टेज। तो जो कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं तो जो लैंग्वेज है वो भी लास्ट तक स्टेज तक आते आते थोड़ा बच्चा है वो बोलना थोड़ा सीख जाता है। फिर प्री ऑपरेशनल स्टेज है, ओके सॉरी, जो प्री ऑपरेशनल स्टेज है उसमें आएगा 2 years to 6 to 7 years। तो उसमें क्या आएगा कि इंटेलिजेंस है उसको यूज़ करेंगे बट सिंबल के थ्रू से, फिर लैंग्वेज के यूज़ से, फिर मेमोरी, इमेजिनेशन, वो सारे अभी डेवलप हो जाएंगे बच्चे में, क्योंकि वो जो बच्चा है वो 2 year का हो गया और 2 से 6 to 7 year। तो उसमें हमारा जो इमेजिनेशन होता है वो, फिर थिंकिंग और लैंग्वेज, जो हमारे पेरेंट्स और रिलेटिव्स जो बोलते हैं वो हमें कुछ कुछ वर्ड्स होते हैं वो समझ में आ जाने लगते हैं। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है। बट थिंकिंग इज़ डन इन अ नॉन लॉजिकल नॉन रिवर्सिबल मैनर। तो हम सोचना सीख जाते हैं बट वो क्या होता है कि वो लॉजिकल कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो ये प्री ऑपरेशनल स्टेज में होता है। फिर आगे है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, वो 7 to 11 ईयर्स में आएगा और इसमें क्या आएगा कि
नंबर, लेंथ, लिक्विड मास, वेट, एरिया एंड वॉल्यूम है उसको बच्चा जो चाइल्ड है वो समझना और सीखना समझ जाएगा. इंटेलिजेंस इज डेमोन्स्ट्रेटेड थ्रू द लॉजिकल एंड सिस्टमेटिक मैनिपुलेशन ऑफ सिम्बल्स रिलेटेड टू कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स. In this stage, operational thinking develops mental action that are reversible and egocentric thoughts डिमिशेस. यानी जो ईगोसेंट्रिक जो थॉट्स आते हैं उसमें क्या होता है कि जो बच्चा है उसको ऐसे चाहिए कि आई वांट अटेंशन ओनली. तो बच्चा है वो कैसे करेगा कि उसके मतलब पेरेंट्स आजू बाजू उसको पैम्पर करना बंद कर देंगे और उसको जो चीज़ें पसंद है वो करना बंद कर देंगे, तो वो रोने लग जाएगा और कुछ भी ऐसे हरकतें करने लग जाए कि उसके पेरेंट्स है वो उस पर अटेंशन दे, और वो ऐसे होता है. ठीक है. फिर इसमें लिक्विड, मास, वेट और एरिया, वॉल्यूम, वो सारी चीज़ें उसको समझ में आ जाएगी. जैसे पानी का ग्लास आप भर के उसको बच्चे को दोगे तो उसको समझ में आ जाएगा कि ये आधा ग्लास है, पूरा भरा हुआ ग्लास है. बट उसमें क्या होगा कि जो उसकी थिंकिंग है वो थोड़ी थोड़ी डेवलप हो रही है, पूरा डेवलप बच्चा अभी नहीं हुआ है. ठीक है. फिर फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है उसमें 11 और 12 इयर्स थ्रू एडल्टहुड. तो जब तक बच्चा है कोई भी चिल्ड्रन वो एडल्ट नहीं हो जाता तब तक ये स्टेज चलता है फॉर्मल. 11 और 12, तो हमें ऐसे मान के चलना है 11 और 12 आए टू एडल्टहुड. यानी एडल्टहुड यानी कि उसमें टीन एज भी आ गई और उससे आगे हम आ गए. ठीक है. तो ये लास्ट स्टेज 4th स्टेज है. तो उसमें चिल्ड्रन डेवलप द एबिलिटी ऑफ एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग हाइपोथेटिकली एंड कॉन्ट्ररी टू द फैक्ट इन्फॉर्मेशन. तो जो चाइल्ड है वो अब चाइल्ड रहा नहीं है और वो बड़ा हो गया. शी और हर हिम सॉरी. तो वो बड़ा हो गया और उसको एब्स्ट्रैक्ट थिंग और रीजनिंग वो सब समझ में आ गया और वो अभी लॉजिकल बातें करेगा. जैसे छोटा बच्चा होता है और एकदम से बड़े बच्चे हो जाते हैं तो वो लॉजिकली वो सब सोचने लग जाते हैं. और एक टाइम ऐसा भी आता है कि जब हम ऐसे सोचते हैं कि मैं ऐसे बोल दूँगी और बोल दूँगा तो मेरे पेरेंट्स क्या सोचेंगे, तो ये थॉट इस स्टेज में ही आते हैं. तो ऑल्सो दे बिगिन टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रपोर्शन, बिकम केपेबल ऑफ थिंकिंग अबाउट देयर ओन थॉट process, and they also become capable of evaluating the quality and logic of those thoughts. तो उनको जो लॉजिक है वो भी लगाना आ जाएगा. फिर cognitive development is an important aspect of life which proceed through different stage. Thus it is important for parents and teachers to help their youngster in their growth period and provide them positive environment to develop their mental abilities. तो ये जो लास्ट वाला पार्ट है वो मैं आपको ज़्यादा अच्छे से समझाना चाहती हूँ कि इसमें ऐसे बोला है कि जो cognitive development है वो बच्चे के लाइफ में आएगा और उसमें टीन एज भी आएगी. तो टीन एज कैसी एज है कि उसमें कोई लड़का है या लड़की है तो उसको अपोजिट अट्रैक्शन होंगे. और टीन एज में कैसा होता है कि जो पेरेंट्स और टीचर जो हमें डांटते हैं और कुछ भी हमारे लिए अच्छा बोलते हैं वो हमें अच्छे लगते ही नहीं है. टीन एज में पर्टिकुलरली ऐसा होता है क्योंकि वो हार्मोन चेंज होता है इसलिए. तो उसमें क्या होता है कि पेरेंट्स और टीचर की जिम्मेदारी है कि बच्चे के साथ और अपना जो चाइल्ड है, अपना बच्चा है या लड़की या लड़का है, उसको अच्छे से रखे और एज अ फ्रेंड. और ऐसा भी होता है कि जो टीन एज में आ जाते हैं तो पेरेंट्स और टीचर है वो उनके फ्रेंड्स की तरह रहे तो ही वो उनका अच्छा जो टीन एज है और एडल्टहुड का जो सफ़र है वो अच्छे से हो जाता है. और कभी कैसा होता है कि हमारे जो पेरेंट्स बहुत ऐसे स्ट्रिक्ट और ऐसे हो जाते हैं तो उसमें बच्चे ज़्यादातर बिगड़ जाते हैं और उसमें इस लेवल तक बच्चे हैं वो बिगड़ जाते हैं उसकी मैं आपको बात भी नहीं बता सकती. और उसमें कोई ऐसे हम बता नहीं सकते कि वो किस पाथ पे चला जाएगा क्योंकि उसको घर से सपोर्ट नहीं मिल रहा है, टीचर्स है वो कुछ समझा नहीं रहे और उसके फ्रेंड्स है वो तो पीयर ग्रुप में मतलब मैं अभी 13 साल की हूँ तो मेरे फ्रेंड्स स्कूल में उतने साल के ही होंगे तो वो मुझे क्या सिखाएंगे, वो वैसे ही कुछ सिखाएंगे. तो ये पेरेंट्स और टीचर की जिम्मेदारी है कि उनके जो बच्चे जब बड़े होते और टीन एज में पर्टिकुलरली आते हैं तो उनके साथ अच्छा बिहेव करें. और ऐसा उसी एज में ऐसे होता है इसलिए क्योंकि हार्मोन चेंज होता है और
उसमें पेरेंट्स और जो टीचर होते हैं उसको अच्छे से रहना चाहिए, तो बच्चा है वो बिगड़ेगा नहीं। बाकी आपको ऐसे लगता है कि रिस्ट्रिक्शन रखने से, बच्चे को मारने से, गाली देने से वो सुधर जाएगा, तो ऐसा कभी नहीं होता है। उससे रिवर्स होता है कि वो ज़्यादा बिगड़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये सारा कॉग्निटिव का पियाजे की थियरी थी। तो फिर अगले जो वीडियो में पर्सनालिटी की बात करेंगे, और फिर उसमें पर्सनालिटी में बहुत सारी अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने जो थियरी दी है, तो उसमें मैं ऐसा करूँगी कि पर्सनालिटी और एक साइकोलॉजिस्ट के बारे में बताऊँगी, और अलग से सारे 10-15 मिनट के अलग से वीडियो बनाऊँगी। तो फॉर नाउ बाय एंड थैंक यू सो मच एंड हैप्पी लर्निंग। बाय पीपल।